हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोह काव्य खंड की कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीरती, जिसकी कवि है त्रिलोचन जी। अक्षर 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 अर्थात अक्षर, चीनती पहचान। कवि कहते हैं कि जो चंपा है वह काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, अर्थात वह अनपढ़ है, इसलिए उसे पढ़ना नहीं आता। चंपा चंपा आखिर कौन है? चंपा कवि त्रिलोचन जी के यहाँ काम करने वाली एक लड़की है। उसी के बारे में और उसके पढ़ाई लिखाई से संबंधित विचारों के बारे में यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। तो कवि कहते हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती और मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकला करते हैं। वो कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है, अर्थात चंपा को पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए काले काले जो निशान हैं, जो चिन्ह हैं, उन्हें वह पहचान नहीं पाती है। उसके लिए सारे चिन्ह एक जैसे हैं, उसे उनमें कोई भी भेद दिखाई नहीं देता या भेद समझ में नहीं आता। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। वह कहते हैं कि जब चंपा उस समय आ जाती है जब मैं पढ़ने लगता हूँ, जब मैं पढ़ने लिखने का कार्य करता हूँ उस समय चंपा आ जाती है। अर्थात कवि हैं तो कवि का कार्य ही पढ़ने और लिखने का है, तो जिस समय वह पढ़ते लिखते हैं उस समय वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है और कवि के पास खड़ी होकर चुपचाप सुनती रहती है। कवि जो भी पढ़ते हैं उसको वह चुपचाप सुनती है कि कवि पढ़ क्या रहे हैं। लेकिन कवि कहते हैं उसे बड़ा अचरज होता है, उसे बहुत आश्चर्य होता है। अचरज अर्थात आश्चर्य, विस्मय हो जाता है कि कैसे इन काले चिन्हों से ये सब स्वर निकला करते हैं, कि इन काले निशानों से ये सब स्वर कैसे निकलते हैं। अर्थात वह इस बात से आश्चर्यचकित होती है कि ये अलग अलग जो स्वर हैं वो एक जैसे ही दिखने वाले काले चिन्हों से या काले निशानों से कैसे निकलने लगते हैं। अर्थात अनपढ़ होने के कारण, बिना पढ़ी लिखी होने के कारण चंपा को वो काले लिखे हुए सारे अक्षर एक जैसे ही दिखाई देते हैं और वह यह सोचती है कि इनसे ये स्वर कैसे निकलते हैं जो अलग अलग होते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। कवि कहते हैं कि चंपा आखिर कौन है? चंपा सुंदर की लड़की है। अब सुंदर कौन है? वो कहते हैं कि सुंदर ग्वाला है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, अर्थात उसका गाय भैंसों को पालना और उनके दूध को बेचना या इस तरीके का कार्य है, वह ग्वाला है। तो चंपा चौपायों को लेकर अर्थात चार पैरों वाले जानवरों गाय भैंसों को लेकर चरवाही करने जाती है, उन्हें चराने जंगल के लिए लेकर जाती है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो चंपा है वह अपने पिता की मदद करती है कार्य करने में। उसके पिता ग्वाले हैं और वह जानवरों को चरने के लिए ले जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूँ, जब पाता हूँ अब कागज गायब, फिर परेशान मैं हो जाता हूँ। कवि कहते हैं कि चंपा अच्छी है। चंपा बहुत अच्छी लड़की है, स्वभाव से सरल है, चंचल है, थोड़ी सी शैतान है, नटखट है, शरारतें करती रहती है। लेकिन इन सब के साथ साथ कभी कभी वह ऊधम भी करती है। शरारत और ऊधम में एक अंतर होता है। शरारत वो क्रियाएं होती हैं जिनसे सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहता है और ऊधम वो क्रियाएं होती हैं जिनसे व्यक्ति परेशान हो जाता है, जो उसको किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाती हैं। तो चंपा शरारती है, लेकिन कभी कभी वह ऊधम भी करने लगती है, ऐसी हरकतें भी करती है जिससे व्यक्ति परेशान हो जाता है। कवि कहते हैं कभी कभी वह कलम चुरा देती है। कभी कभी उसकी स्थिति ऐसी होती है कि जब कभी काम कर रहे होते हैं और काम करने के दौरान वे कलम रख देते हैं तो वह उनकी कलम चुरा लेती है। चुराने का तात्पर्य यह नहीं कि वह चुरा कर घर ले जाती है, बल्कि चुराने का तात्पर्य है कि वह उसे छिपा देती है। और कभी जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाते हैं, किसी कलम को ढूंढ कर लाते हैं
और वह आकर देखते हैं तो वह कागज छिपा देती है और परेशान फिर हो जाते हैं। कवि फिर से परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वह कर क्या रही है। तो जो चंपा है वह कवि को परेशान करती रहती है। कहते हैं, चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। चंपा चुप हो जाती है। कवि कहते हैं कि चंपा कवि से पूछती है कि तुम कागज अर्थात कागज को ही गोदा करते हो, लिखते रहते हो कागज पर दिन भर, कि तुम दिन भर कागज पर ही लिखते रहते हो, क्या ये काम बहुत अच्छा है? कि कागज पर लिखने का कार्य जो होता है, क्या ये बहुत अच्छा है? ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी कार्य को दिन भर कर सकता है जो कार्य बहुत अच्छा हो या उसे बहुत पसंद हो। इसलिए वह कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है कि तुम दिन भर कागज ही गोदते रहते हो? क्या ये कार्य बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देती हूँ। जब चंपा ऐसा पूछती है तो कवि कहते हैं कि मैं हंस देता हूँ, मुझे हंसी आ जाती है यह सुनकर, और वह चुपचाप हो जाती है। चंपा उस समय कवि को हंसते देखकर चुप हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था, इसलिए वह चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। कवि कहते एक दिन चंपा, एक दिन की बात बताते हुए कहते हैं कि चंपा आई तो मैंने उससे कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, कि चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता तो तुम भी थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लो। हारे गाड़े काम सरेगा, हारे गाड़े अर्थात विपत्ति के समय, कष्ट के समय, परेशानी के समय तुम्हारा भी काम सिद्ध हो जाएगा, तुम्हें भी लाभ मिलेगा। और कवि को यह पता था कि इस तरह के जो लोग होते हैं वह सीधे सीधे तरीके से किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। इसलिए कवि ने उससे कहा कि गांधी बाबा की ये इच्छा है कि उनके देश के सब जन, सारे लोग पढ़ना लिखना सीखें। अर्थात उन्होंने गांधी बाबा का तर्क देकर उससे कहा कि तुम भी पढ़ लो, विपत्ति में या परेशानी में तुम्हारे काम आएगा, मुश्किल जब होगी तो पढ़ने लिखने से तुम्हें लाभ मिलेगा, इसलिए तुम पढ़ लो। और क्यों पढ़ लो? इसलिए पढ़ लो क्योंकि गांधी बाबा की ये इच्छा है कि उनके देश के सारे लोग पढ़े लिखे हों। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने को कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब कवि कहते हैं कि चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, अर्थात उसके मस्तिष्क में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से थी कि उसे नहीं पढ़ना, इसलिए वह इस कवि के कहने पर स्पष्ट कह देती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। और जब कवि ने उसको पढ़ने के लिए गांधी बाबा का तर्क दिया तो उस तर्क की काट करते हुए वह कहती है कि तुम तो मुझसे कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो यदि अच्छे व्यक्ति हैं तो पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? अर्थात वो पढ़ने लिखने को कह ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वे अच्छे हैं और पढ़ना लिखना अच्छी बात नहीं है। ये दोनों विपरीत बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? इसलिए मैं तो नहीं पढ़ूंगी, अर्थात मेरा पढ़ने का कोई भी मन या इरादा नहीं है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रहे चला जाएगा कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहते हैं अब उन्होंने उसे एक और तर्क दिया, उससे कहते हैं कि चंपा पढ़ लो, पढ़ लेना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है पढ़ लेना, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम्हारा विवाह होगा, तुम गौने जाओगी और तुम्हारा गौना होगा, तुम अपनी ससुराल चली जाओगी। अब ससुराल जाने के बाद क्या होगा कि कुछ दिन तो तुम्हारा बालम अर्थात पति तुम्हारे संग साथ रहेगा और फिर वह कलकत्ता चला जाएगा, अर्थात वह व्यवसाय करने के लिए, कार्य करने के लिए, रोजगार करने के लिए दूसरे देश में या दूसरे शहर में चला जाएगा, जिसको उन्होंने कलकत्ता रहकर संबोधित किया है। तो कहते हैं कि कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा पति जब कलकत्ता चला जाएगा तो वह बड़ी दूर है, वह कलकत्ता, जिस कलकत्ता वह जाएगा या जिस भी शहर में वह जाएगा वह बहुत दूर होगा, कैसे उसे संदेशा दोगी, तुम
उसके घर पर रह रही होगी, वो शहर में होगा, तो तुम उसे अपनी कुशलता का संदेशा कैसे भेजोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, और यदि वह अपनी कुशलता का संदेशा पत्र के माध्यम से भेजेगा तो तुम कैसे पढ़ोगी। अर्थात जब तुम्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आएगा तो कैसे तो तुम उसे अपना संदेशा भेजोगी और कैसे उसका संदेशा पढ़ोगी। इसलिए चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए चंपा पढ़ लो, पढ़ना बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर कवि उसे समझाते हैं कि वह बिल्कुल अनपढ़ है तो थोड़ा तो वह पढ़ जाए। लेकिन चंपा इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह कहती है, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतना झूठे हो। मैं तो ब्याह नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर। जब कवि ने ऐसा कहा तो चंपा कहती है, देखा तुम कितने झूठे हो, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। अब चंपा की जो मानसिकता थी कि पढ़े लिखे लोग खराब होते हैं, उसी को सही साबित करते हुए वह कवि के तर्क को ही अपने तर्क से पीछे रख देती है और कहती है कि तुम पढ़े लिखे हो, अब देखो तुम कितने झूठे हो, तुम कितना झूठ बोलते हो। तुम एक ओर तो कहते हो कि गांधी बाबा अच्छे व्यक्ति हैं, दूसरी ओर कहते हो कि गांधी बाबा पढ़ने लिखने जैसी बुरी बात के लिए कहते हैं। तो दोनों बातें एक जैसी कैसे हो सकती है, एक साथ एक व्यक्ति कैसे कह सकता है। अब ये क्यों कह रहे हो तुम दो बातें एक साथ, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा स्वभाव बन गया है पढ़ने लिखने के कारण कि तुम झूठ बोलने लगे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, कहती है कि मैं ब्याह कभी नहीं करूंगी, अर्थात अपने पिता को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। और कहीं जो ब्याह हो गया और यदि कभी किसी भी परिस्थिति के वश या पिता के दबाव के या परिवार के दबाव के कारण या किसी अन्य परिस्थिति से ऐसी नौबत आई कि मेरा विवाह हो भी गया, तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी, उसे कलकत्ता कभी न जाने दूंगी, उसे परदेश कभी नहीं जाने दूंगी। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि कलकत्ते पर वज्र गिरे, कि उस कलकत्ते पर वज्र गिर जाए, वज्रपात हो जाए, जो कलकत्ता मुझे मेरे पति से दूर करेगा। अर्थात यहाँ पर कवि ने कहा है कि उसकी चंपा की मानसिकता इतनी गहरी है या इतनी मजबूत हो चुकी है कि वे पढ़ने लिखने वाले लोगों को बुरा मानती है और कवि के तर्कों को भी वो गलत साबित कर देती है, लेकिन खुद उनकी बात को मानने को तैयार नहीं होती। इसके लिए या वह यहाँ तक कहने को तैयार है या करने को होने को तैयार है कि कलकत्ता पर ही वज्र गिर जाए, अर्थात कलकत्ता का ही सर्वनाश हो जाए, जो कलकत्ता उसके पति को उससे दूर करेगा। लेकिन वह किसी भी परिस्थिति में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने विचारों को श्रेष्ठ मानती है और अपने तर्कों को आगे रखते हुए कवि की बात को नकार देती है और स्पष्ट रूप से इनकार कर देती है कि वह नहीं पढ़ेगी। तो यहीं पर हमारी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीरती, जिसके कवि त्रिलोचन जी है, समाप्त होती है। धन्यवाद।